नमस्कार। बीच बहस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये भारत की बात है, ये देश की बात है। और जब देश की बात आएगी तो बात आएगी सशक्तिकरण की। देश की बात आएगी तो देश की बात आने के साथ साथ में बात आएगी उन महापुरुषों की जिन्होंने इसे बनाने में, इसे बेहतर करने में और इसके माध्यम से धर्म और सनातन को सार्थक सिद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ऐसी बात आते आते हम बात करने लगते हैं उस एक व्यक्तित्व की, जिस व्यक्तित्व के नाम, जिसकी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी के तरीके से भारत सरकार ने एक ऐसा प्रयास किया है कि इस देश का नाम विश्व में लगातार ऊंचा होता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जी हाँ, हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति असरदार है तो वो सरदार है। सरदार की नाम आती है, सरदार की बात आती है तो हमें एक पगड़ी ध्यान में आती है, एक पंजाबी पुत्र जो है वो ध्यान में आता है। लेकिन ऐसे लौह पुरुष हमारे देश में हुए जिन्होंने इतनी रियासतों को एक करने का काम किया, इसीलिए उन्हें हम कहते हैं एक भारत के प्रणेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज उनके इस व्यक्तित्व पर हम एक विशेष कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष पंत जी, आप शिक्षाविद हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सर, मैं आपसे शुरुआत यही करना चाहूँगा कि हम उन्हें लौह पुरुष, एक ऐसी उपाधि जो सर की उपाधि नहीं है, नाइटहुड की उपाधि नहीं है, इस तरीके की उपाधियां नहीं, ऐसी उपाधि कभी किसी और को दी भी नहीं गई। ये इकलौते हैं विश्व में जिन्हें लौह पुरुष ऐसा कहा जाता है। ये मार्वल स्टूडियोज वाले आयरन मैन नहीं है, एक दूसरे व्यक्तित्व हैं। लौह पुरुष के बारे में थोड़ा कहें। मेरे को निधि जी वो रामधारी सिंह दिनकर जी की वो लाइनें याद आती हैं जी। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी भूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। इतना विशाल व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व जिसका हो, लौह पुरुष की उपाधि बहुत छोटी है। वो उसके सामने भारत हमेशा नतमस्तक रहा है और रहेगा। वो व्यक्तित्व जिसने 562 रियासतों का एकीकरण किया। आज एक भी छोटी सी रियासत का एकीकरण करने में और अंदर से अंदर लोगों को एकजुट करने में बहुत बहुत समस्याएं आती हैं। तो सोचिए कितना बड़ा काम, राष्ट्रीय एकीकरण का काम उन्होंने किया। वो लौह पुरुष इसीलिए कहलाए क्योंकि उनकी दृढ़ता जो थी, निर्णयों की दृढ़ता, लोहे से भी अधिक दृढ़ता, उन दृढ़ता की वजह से ये स्थिति पर हम पहुँचे कि आज हमारे जो भारत है वो अक्षुण्ण है, अखंड इस लेवल पर पहुंचने की स्थिति पे जा रहा है कि एक दिन जिसे अखंड भारत का लोग सपना देखते थे ना, वो अखंड भारत की तरफ बढ़ने की जो है प्रयास स्टार्ट हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किसी ने अगर दिया तो वो सरदार ने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया। और ये उपाधि भी सरदार की उनको इसीलिए दी गई क्योंकि जब उन्होंने ऐसी स्थिति में किसान थे जी, जब किसानों को बहुत भारी समस्याएं थी, सबसे पहले खेड़ा में सूखा पड़ा था और उस समय अंग्रेजों ने बहुत बड़ा कर लाद दिया था। उस कर के विरोध में उन्होंने जो किसानों का नेतृत्व किया जी, वो अपने आप में अभूतपूर्व रहा। और उसके बाद बारडोली का सत्याग्रह, बिल्कुल, जो बारडोली का सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जो उनकी भूमिका निखर करके पूरे देश ने देखी, तो सरदार का तमगा जो है उनको दिया गया। वास्तव में उनकी जो भूमिका है भारत के एकीकरण में वो सबसे बड़ी रही है। एक्जैक्टली, आपने जो बात कही है कि उनके लिए लौह पुरुष की उपाधि भी छोटी पड़ जाती है क्योंकि इस हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। और जो श्रेष्ठ भारत को दुनिया जो है वो माने ही नहीं केवल, बल्कि दुनिया इस तरीके से उसे समझे कि आज विश्व में भारत की भूमिका किस तरीके की है कि अगर कई बार तो सर ऐसा भी लगता है कि अगर दुनिया में आज कोई भी बड़ी घटना हो रही है तो उसके केंद्र में भारत कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे जरूर देखा जा रहा है। इसकी शुरुआत 75 वर्ष पहले हुई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये एकीकरण किया। लेकिन उनके एकीकरण से पहले की घटनाओं के बारे में, जैसे आपने खेड़ा के बारे में बात की, ये बहुत अधिक लोगों को शायद बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। हम चाहेंगे कि एक दो और घटनाओं के माध्यम से आप उनके व्यक्तित्व के उस पहलू पर प्रकाश डालें जिससे मालूम चले कि वो लौह पुरुष एकदम से उस रियासतों के एकीकरण से नहीं बन गए थे, पृष्ठभूमि तो और भी थी जिसके कारण से वो आधार तय हुआ।
बिल्कुल। आप उनके व्यक्तित्व को की गहराई में जाएंगे ना जी। तो आपको बहुत सारी चीजें देखने और सीखने को मिलेंगी। निधि जी बोरदस में उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस की थी। वो शुरू से वकील बनना चाहते थे और जब वकालत की प्रैक्टिस करते करते उन्होंने फौजदारी के मामले लेने शुरू किए, अच्छा खासा धन एकत्रित किया और सभी उस समय सपना होता था कि और आधुनिक कानून के बारे में जानने के लिए विलायत जाएं। इनका भी था, लेकिन धन इकट्ठा करने के बाद सबसे पहला मौका जो इन्होंने दिया अपने बड़े भाई को दिया कि नहीं आप जाइए। इनकी हार्दिक इच्छा थी, उसके बावजूद भी उस इच्छाओं को धैर्य के साथ पालते हुए उन्होंने सबसे पहले अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। ये बहुत बड़ी बात थी। और उनके भाई साहब जब वापस आए तो उसके बाद स्वयं भी गए विलायत और वहाँ से बैरिस्टर बन करके वापस आए और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रैक्टिसेस की। लेकिन प्रैक्टिस प्रोफेशनलिज्म सब एक तरफ था। जब देश पुकार रहा था जी। तो देश की आवाज को कैसे इग्नोर कर सकते थे। गांधी जी से प्रभावित हुए और गांधी जी के कृतित्व से व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उन्होंने आंदोलनों में कूदने का फैसला किया और सबसे पहले बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। जो बेगार प्रथा थी तो यहीं पे पता चलता है आज भी आधुनिक भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण विषय है, रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है और लोगों के आगे स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विषय है। बेगार प्रथा का इन्होंने जम करके विरोध किया और वहां से वो हाईलाइट हुए उस जगह पर और धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बड़ा बताया खेड़ा से बारडोली तक वो वहां पर उनका जो व्यक्तित्व फैलता चला गया। गुजरात, केवल गुजरात में नहीं, केवल गोधरा नहीं, उन्होंने संपूर्ण विश्व में अपनी स्थिति बनाने की कोशिश की क्योंकि अंग्रेज भी इनको जो इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, वो लेवल आ गया था। और गांधी जी के तो साथी थे ही, लेकिन असहयोग में जो असहयोग आंदोलन हुआ निधि जी, तब इन्होंने, अब हम कहते तो हैं कि भाई ठीक है मंच पे चढ़ करके नेता बहुत सारी बातें बोलते हैं जी। लेकिन स्वयं मंच से उतरने के बाद उसको अपने जीवन में कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, छोटा सा उदाहरण है। असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल लिया। तब सरकारी स्कूल अपने आप में बड़ी रेपुटेशन हुआ करती थी, आज भी बहुत सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं। और उसके बाद उन्होंने विरोध करते हुए सरकार का अपने बच्चों को सबसे पहले अंग्रेज सरकार का विरोध करते हुए सरकारी स्कूलों से निकाल लिया। ये एक उदाहरण है कि आप अगर विरोध करें तो आपका पूरा व्यक्तित्व उसके साथ निकलना चाहिए। बाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की और यहीं से कहीं ना कहीं शिक्षा, कानून और देश के जो आंदोलन है इनमें योगदान इनका प्रारंभ हुआ। विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने स्वत्व के भाव की वजह से की। ध्यान रखिए, आधुनिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वाधीनता मिली, स्वतंत्रता कब मिलेगी? स्व का तंत्र, बिल्कुल बिल्कुल अपना तंत्र, गौरव निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये भान रहे, सब जाए किंतु ये मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। तो मरणोत्तर गुंजित गान जो रहा वो सरदार पटेल का रहा है, रहेगा, क्योंकि अभी भी हम उनको याद करते हैं और करते रहेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है उनका विराट व्यक्तित्व कि उन्होंने इस तरह का जो अपना व्यक्तित्व लोगों के सामने रखा जो अनुकरणीय है। एग्जैक्टली। और आपने जो बात कही कि स्वराज्य की बात, स्वाधीनता की बात, स्वतंत्रता की बात, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जब ये नारा दिया था, जयघोष किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस स्वराज्य की संकल्पना को आपने मन में लिए वो दुनिया से चले गए थे, लेकिन उसी संकल्पना को सरदार पटेल ने अपने मन में न केवल लिया बल्कि उसको परिणित किया। हम सीधा आएंगे वन साहब, अब रियासतों का एकीकरण जो एक ऐसा प्रमुख कार्य आता है जिसने उनके व्यक्तित्व को दुनिया भर में उभार के रख दिया था। 562 रियासत और हर रियासत, हम छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, उनका भी अपना एक अहम होता है, एक ईगो होता है। कहना बहुत आसान है लेकिन वो ईगो कहीं जाता नहीं, हर किसी व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। वो लोग जो राजे महाराजे थे, जिनकी अपनी प्रजा हुआ करती थी, जिनसे वो थोड़ा बहुत कर भी संग्रहण करते रहे होंगे, ऐसे जिनकी अपनी एक विरासत रही है, एक पुश्तैनी, एक खानदानी जो बात कहती थे वो उनका रहा है। ऐसे में उनको ये कहना कि आप मिलिए, अपना राजपाट छोड़िए और उन सबको उनका विचार एकीकरण करना भारत देश के लिए
ये कितनी आसान बात नहीं। बहुत बहुत मुश्किल काम है और यहीं से उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी जो परिचय है वो प्रारंभ होता है। देखिए, एक बिल्कुल अलग एंगल बताता हूँ आपको। भारत का जो डेफिनेशन है, हिंदुत्व की जो डेफिनेशन है, हिमालय समारभ्यम यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। उन्होंने कहा कि ये धरती नहीं है हमारी, इसके बीच में रहने वाले जितने लोग हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं, ये जो धारणा है, इस धारणा को उन्होंने कहा भले ना हो, साकार उन्होंने ही किया। उन्होंने कहा ये हमारी माँ है, इसकी एक एक इंच भूमि। ध्यान रखिए, जूनागढ़ के चारों तरफ की पूरी धरती भारत से घिरी हुई थी, किसी अन्य देश से मतलब नहीं था। फिर भी वहाँ के नवाब ने और वहाँ पाकिस्तान से विलय होने का जो साजिश रची जी। और इसके बाद भय भी न होत न प्रीत, यही लौह पुरुष का व्यक्तित्व आता है। बोला ठीक है, नहीं है तो सेना भेजी, और सेना भेजने के बाद नवाब, क्योंकि वहाँ के सारे लोग चाहते थे भारत में मिलना, और आप एक अकेला व्यक्तित्व कह रहा है कि नहीं आप, मैं अलग हूँगा, पाकिस्तान से जाऊँगा, उनको भागना पड़ा। ये उनके विराट व्यक्तित्व की निशानी थी। दूसरा नंबर जो आप सभी जानते हैं, हैदराबाद के निजाम, बिल्कुल। और इन निजाम ने भी यही कृत्य किया कि पाकिस्तान से मिलना। चारों तरफ आप भारत से घिरे हो, आप भारत की अभिन्न हिस्सा हो, और उसके बावजूद भी आप जो है ना षड्यंत्रकारी बन करके और पाकिस्तान से मिलने की कोशिश करते हो। सेना भेजी और अल्टीमेटली समर्पण किया, एक भाग गया, एक ने आत्मसमर्पण किया, और लास्ट फाइनली वो हमारे देश के हिस्सा बने। ये इनके ही व्यक्तित्व की निशानी है। निर्णय लेना है तो लेना है, डू इट प्रेम से। बाकी जितनी रियासतें हैं, इतनी सारी रियासतों को प्रेम से, ईगो जो है ना, वो ईगो को शांत करते हुए, ईगो के ऊपर क्या चीज आ सकती है? सबसे ऊपर सेल्फ एस्टीम होती है ना सर। बिल्कुल। लेकिन सेल्फ एस्टीम से ऊपर क्या होता है? राष्ट्र प्रेम। बहुत सुंदर। वहां जब राष्ट्र आ जाता है तो फिर सेल्फ खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, इदम राष्ट्राय इदम न मम। ये बात को साकार अगर किसी ने किया तो वो सरदार पटेल थे। और इस बात को, भाव को जागृत करते हुए, और जहां दुष्ट आ गए तो दुष्टों को उनकी लैंग्वेज में समझाना, उसी बात को आज हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। जहां पर प्रेम है तो प्रेम है, पूरा विश्व उनको फॉलो कर रहा है, और जहां पर आतंकवाद है तो घर पे घुस के मारा जा रहा है। ये जो सरदार पटेल जी की जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व ही को आत्मसात किया अगर वास्तव में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ठीक बात है। इट्स नॉट अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया, इट्स अबाउट टू न्यू इंडिया। जो भारत के एनएसए राष्ट्रीय सलाहकार जो है अजीत डोभाल जी ने कहा कि नया भारत है, घर में घुसेगा भी और घुस करके मारेगा भी। लेकिन ये किसी के घर में नहीं, बल्कि हमारे ही घर में जो षड्यंत्र चल रहे थे, जिसकी बात पंत साहब ने हैदराबाद के रूप में की, जिसकी बात जूनागढ़ के रूप में होती, जिसकी बात भोपाल और जोधपुर के रूप में भी सामने आती है हमें कई बार। हम भारत माँ के मुकुट की भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे यहाँ पर। वो उस सरकार में थे जिस सरकार में बहुत सारी बातें जिसके बारे में कही जाती हैं, और वो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आपने कहा जिस तरीके से उन्होंने त्याग समर्पण अपने बड़े भाई के लिए किया, लेकिन ये त्याग समर्पण उनका देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री पद तक के लिए उनका समर्पण सामने आता है। तो ऐसे में उस सरकार में वो जो भारत माँ का मुकुट है, उस मुकुट पर एक ताज जो है वो रखना था, वो ताज वो नहीं रह पाया। लेकिन क्या इसके लिए देश को मालूम होना चाहिए कि सरदार पटेल किसी भी तौर पर उसके लिए जिम्मेदार थे ही नहीं। अगर उनके हाथ में होता तो शायद स्थितियां आज कुछ और होती है। देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लगातार पूछ रहे हैं। ये दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। 1931 में सरदार पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने क्योंकि उनके पास नेतृत्व क्षमता थी, और उसके बाद बहुत सारे लोगों का के मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई, जो स्वाभाविक श्रद्धा थी उनके प्रति। और उसके बाद भी गांधी जी की इच्छा जब थी स्वतंत्रता के बाद, कि गांधी जी की इच्छा रखते हुए उन्होंने स्वयं को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा। यहां फर्क आता है, योग्यता बिल्कुल और राजनीतिक परिस्थितियां निधि जी जब योग्यता को दूर करने वाली बन जाए तो समझिए कि सूर्यास्त की निशानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से योग्य होते हुए भी उन्होंने अपने आप को उस पद से दूर रखा। उसके बाद
मतलब वो गृह मंत्री जो है वो स्टेज आए, लेकिन अल्टीमेटली गृह मंत्री बनने के बाद जो सबसे बड़ा उनके पास जो विषय आया वो विषय था भारत का सुदृढ़ीकरण, एकीकरण, भावनात्मक रूप से। कश्मीर की समस्या अपने आप में एक बड़ी समस्या, बिल्कुल। कश्मीर की समस्या को उसका सलूशन जिस तरीके से यहां पे किया दोनों रियासतों में, वो नहीं कर पाए। कारण वो था, कई सारी परिस्थितियां थी, हरि सिंह जी का इन्वॉल्वमेंट था और बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ऊपर से राजनीतिक उन पे दबाव भी था किसी जगह पर वो दबाव के मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक सपना देखा, मैं आज एक बीज बो रहा हूं, वो एक दिन तो उभरेगा। भारत की मिट्टी पे उन्हें भरोसा था। उन्होंने कहा मैं ऐसी स्थिति करूंगा कि एक बार तो कश्मीर हमारे पास रहे और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा, कहीं ना कहीं कोई सन्यासी आएगा जो अल्टीमेटली मेरे इस जो उगाए हुए बीज को पूरी तरीके से वट वृक्ष में पल्लवित कर देगा। और वो हुआ अल्टीमेटली 5 अगस्त 2019 को हुआ। ही मस्ट हैव वेटेड अ लॉन्ग। उनकी आत्मा ऊपर से देखती होगी कि मैं जिस पल का इंतजार कर रहा था उस राजनीतिक स्थितियों में मैं नहीं कर पाया, आज कोई आएगा सन्यासी वो करेगा। 2019 में जाकर के वो भारत का वास्तविकता में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय एकीकरण का एक कदम और आगे बढ़ गया। बिल्कुल। और वो धारा 370 एबॉलिश कर दी गई। वो दिन वास्तव में उस दिन के लिए उन्होंने उस समय कॉम्प्रोमाइज किया था। एक हल्का सा कॉम्प्रोमाइज था कि ठीक है एक बार तो आप आइए हम इन शर्तों पर, लेकिन अस्थाई, जो शब्द अस्थाई है ना सर, यही सारा का सारा पूरा उनकी जो इच्छा है, वहां से आपको पता चलता है कि उनको ताज कैसे बनाना था। वो अस्थाई लेके रखा तब तक जब तक वो कोई सन्यासी किसी दिन आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, कौन आएगा, ये उन्हें नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि भारत की मिट्टी पे भरोसा है। सन्यासी आते रहे हैं, आते रहेंगे। बिल्कुल। आया, काम भी हुआ। ये भारत की नियति है और भारत को बड़ा बनना है। भौगोलिक परिस्थितियां भी भारत की बदलेंगी, बदलती रही है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी सीमाएं कभी नहीं बदली। हम नहीं जानते कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। आपने इदम राष्ट्राय इदम न मम की बात की और आपने सन्यासी की बात की। देश के प्रधानमंत्री आज जो काम कर रहे हैं और वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, चूंकि सरदार पटेल जो हैं वो हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं। वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए, किसी विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए जो सही है। आपने गांधी जी की बात की, गांधी जी उनके कृतित्व से वो भी प्रभावित थे, दोनों का एक दूसरे के साथ में था। गांधी जी जब दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उस प्रतिबंध को हटाने के लिए भी जिस व्यक्ति ने अपना चेहरा सामने रखा कि इस संगठन, ये संगठन वो संगठन है जो देश के लिए प्रति समर्पित संगठन है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत सारी इसमें किंवदंतियां, धारणाएं, मिसकंसेप्शन प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्र का वो समय है जब राष्ट्र को सत्य मालूम होना चाहिए। 1925 में ये जो संगठन बना, इस संगठन का मूल क्या था? राष्ट्र जागरण, राष्ट्र एकीकरण। बिल्कुल। और ये जो कहते हैं ना कि राष्ट्र प्रथम, वो सोच करके, सोच के आधार पर हेडगेवार जी ने इसका स्थापना की थी। और इस बात को कई बार माननीय सरदार पटेल जी ने अपने विचारों में परिलक्षित किया और कहा यह अनुशासित संगठन है, देश के लिए काम करने वाला संगठन है। ये आप उनके पत्रों में इस बात को स्पष्ट उल्लेख है। हमेशा उन्होंने इस बात का आदर के साथ देखा इस संगठन को। तो किस तरीके से प्रतिबंध की बात आ सकती है? मैंने वापस कहा, बार बार कहा, आप बार बार इसको इशारे को समझिए कि राजनीतिक रूप से जो परिस्थितियां बन गई, इसीलिए योग्य लोगों का चयन आवश्यक है देश के सर्वोच्च पदों के ऊपर, क्योंकि फिर वो दबाव डालते हैं, अनर्गल दबाव डालते हैं। इस वजह से वो हमेशा ये कहते रहे कि ये अनुशासित लोगों का संगठन है। जब उन पे दबाव की बात आई कि भाई इसको प्रतिबंधित, इनको खत्म कर दिया जाए, कुचल दिया जाए, बोले आप कुचल दोगे? राष्ट्र प्रेमियों को कुचल दोगे? सरदार पटेल जी के शब्द थे, राष्ट्र प्रेमियों को कुचल दोगे? उनका मार्ग डिफरेंट हो सकता है, उन्होंने उनका मार्ग डिफरेंट हो सकता है हमारे मार्ग से, लेकिन अभीष्ट तो एक ही है, लक्ष्य तो एक है, लक्ष्य एक ही है। और इसीलिए वो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, अनुशासित लोग हैं। और इतने राष्ट्रभक्तों को आप ऐसे कुचल नहीं सकते साहब। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। यहां से पता चलता है
कि उनका राष्ट्र प्रेम बहुत सघन था और इस क्षेत्र, इस दिशा में जाने वाले जितने भी लोग थे, माँ भारती की सेवा करने वाले जितने भी लोग थे, संगठन थे, उनका वो सम्मान करते थे। और बाद में जब संघ पे प्रतिबंध हटाया गया तब भी उन्हीं की अनुशंसा से ये प्रतिबंध हटा। ये बात स्पष्ट रूप से एक बात इशारा करती है, हर बार परिस्थितियां ये राष्ट्र को सोचने का समय है, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। जैसे कट्टर लौह पुरुष जो सरदार पटेल जी थे, उनको भी कभी कभी समझौता करना पड़ा। उनकी आत्मा आज बहुत ज्यादा खुश होगी ये देखते हुए कि समझौतों की स्थिति से भारत उभर गया है और अब डोमिनेट करने की स्टेज पर आ रहा है। एग्जैक्टली, नो कॉम्प्रोमाइजेस। अब और समझौता नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी में आता है, जो राष्ट्र प्रथम की पॉलिसी में आता है, जो 2014 से लगातार चल रहा है। और सरदार पटेल की आत्मकथा आपने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन जब आप केवड़िया में जाते हैं, गुजरात में, आप एकता नगर में प्रवेश करते हैं और सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची, सबसे भव्य प्रतिमा जब आपको देखते हैं, आपको समझ में आता है कि ये व्यक्तित्व क्या है जो देश ने इस समय, सरकार ने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का मूर्तियों के माध्यम से, उनके पुस्तकों के माध्यम से, अलग अलग जगहों पर नामकरण के माध्यम से जो किया है। अभी हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान चला जी। आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि ये इसके पीछे मूल भावना सरदार पटेल जी की थी। क्या, कौन सी भावना को आगे बढ़ा रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, कौन सी भावना? वो कौन सी भावना है? हर घर तिरंगा में क्या होगा निधि जी? कई लोगों ने पूछा यार क्या होगा तिरंगा लगाने से? जब हर घर, हर बालकनी, हर चौराहे पर, हर व्हीकल के अंदर जब तिरंगा दिखता है तो केवल 3 रंग में हम सब सरोबार मिलते हैं। और इसका मतलब समझिए कि ना जातिवाद, ना क्षेत्रवाद, ना भाषावाद, हम किसी भी टुकड़े में नहीं बटे, हम एक रंग में रंगे, वो तिरंगा है, उसमें रंग गए सभी की, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबने तिरंगा अपने बालकनियों में, छतों पे ले रहा है। इसका मतलब क्या था? राष्ट्रीय एकीकरण भावनात्मक परिलक्षित होता है, भावना के रूप में परिलक्षित होता है। और वो भावना जब आपने परिलक्षित की, बताई, तो आप किसी भी क्षेत्र से बंधे हुए नहीं रह गए, किसी भी जाति से बंधे हुए नहीं रह गए। ये बात हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से कितनी खूबसूरती से पूरे देश में अपनाया। वास्तव में तो ये भी राष्ट्रीय एकीकरण है, राष्ट्र को एक कर दिया, खंड खंड, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ राष्ट्र जो है वो एक जगह पर आ जाता है। एक जगह हम कॉमन है, वो है तिरंगा, वो भारत देश है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों में सभी प्रचारकों ने तिरंगे ले रहा है, जिनके बारे में कुछ कहा जाता कि साहब इनका तो झंडा अलग है, कोई झंडा अलग नहीं है, भारत झंडा है। बिल्कुल, गुरु मानते हैं जिसको, उसको मानते हैं। वही जो भारत का आध्यात्मिक उनकी सोच थी, उस सोच को जिसको शिवाजी लेकर के चले, उसको वो गुरु मानते हैं अपना। और जब भारत के ध्वज की बात आएगी तो भारत का ध्वज तो तिरंगा ही है। ये बात उन्होंने भी परिलक्षित की। ये सबसे बड़ा एकीकरण का भाव सबके सामने आया। ठीक बात है। आपका कुछ संदेश होगी, कार्यक्रम के हम अंतिम भाग में हैं और हम जानना चाहेंगे लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं उनके मन में, छोटे छोटे बच्चों के मन में वो देश के प्रति भाव आए जो सरदार पटेल के माध्यम से उन तक पहुंचता। आपका कोई संदेश? सरदार पटेल जी की एक ही इच्छा थी, कंट्री फर्स्ट, देश पहले। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सरदार पटेल जी की जो बात है वो अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा। उन्होंने, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व सब में वो परिलक्षित होती है। और वो है, ध्यान रखिए, अधिकारों की बात करने से पहले कर्तव्यों की बात कीजिए। तो उन्होंने अपने हर मोड़ पे, जीवन के हर मोड़ पे कर्तव्य को प्राथमिकता दी। और अधिकार की बात तो बाद में आएगी, अधिकार पीछे पीछे आपके पास आएंगे। जो कर्तव्य निभाता है, अधिकार उसके पीछे आते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी जो बहुत बार राइट्स की बात करती है, उनको सीखने की बात है कि ड्यूटीज भी उनको पहले निभानी पड़ेगी, चाहे अपने माँ बाप के प्रति, चाहे अपने रिश्तेदारों के प्रति, चाहे अपने समाज के प्रति, चाहे अपने देश के प्रति। ड्यूटीज की बात कीजिए, कर और अधिकार तो आपके पीछे पीछे आपके चल करके आएंगे। बहुत सुंदर बात आपने बंसा बाज की है। और जाते जाते हम यही अपने दर्शकों के साथ में कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो है वो श्री की बात करता है, लेकिन श्री तो फल है, लक्ष्मी जी तो फल है।
कर्म आपको गोविंद वाले करने पड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण वाले करने पड़ेंगे, उसके बाद कर्म का फल आपको मिलेगा। वही फल जो पिछले 75 वर्षों के बाद में आज हमें परिणित होता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर कहता हूं, विश्व में कोई भी परिस्थिति आपको कहीं भी बड़ी दिखाई दे तो सोच लीजिएगा कि भारत कहां पर इसके केंद्र में है, और उसके केंद्र में भारत को रखने के लिए जिन महापुरुषों का योगदान उसमें अग्रणी रहेंगे, हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं गए हैं तो एक बार अवश्य जाइएगा। यू विल बी मेस्मराइज विद द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो पूरी दुनिया को बता रही है कि हम कौन है। आज के लिए इतना ही, और अपन साहब आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।